Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology, specifically chapter Plant Growth and Development from class 11. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाउ। तो इसमें डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड होता है? डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एज वेल एज डिफरेंशिएशन। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये किससे कंट्रोल होती है? सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। मतलब प्लांट्स के अंदर के कुछ फैक्टर्स एज वेल एज बाहर के कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। फिर प्लांट ग्रोथ में फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप जिससे आगे जाकर प्लांट ग्रो हो, इट्स सीड जर्मिनेशन। जब तक आप सीड डालोगे नहीं, वो जर्मिनेट नहीं करेगी, तब तक देयर वुड बी नो प्लांट ग्रोथ। सो सीड जर्मिनेशन, उसी से प्लांट ग्रोथ आगे जाकर होगा, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ। सो हाइट भी बढ़ती है, गर्थ भी बढ़ती है विथ टाइम, और इस वजह से मतलब हाइट और गर्थ तो बढ़ रही है, बट जो लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है सेम ट्री पे, उनके पास ना ही सिर्फ लिमिटेड डायमेंशंस होता है, बट वो पीरियोडिकली गिरते भी है और कभी कभी तो बहुत बार रिपीटेडली गिरते हैं। सो उन्होंने क्या बोला कि ट्रीज़ की ऑल्दो हाइट, गर्थ सब इंक्रीज होती है, बट उसमें जो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए तो फिक्स परमानेंट रहेंगे, नहीं, वो लिमिटेड डायरेक्शन में मतलब लिमिटेड डायमेंशंस होते हैं एक तो उनका, और पीरियोडिकली या बार बार रिपीटेडली फॉल करते हैं। वेजिटेटिव फेज जो है वो प्रिसीड्स, मतलब वेजिटेटिव फेज जो है वो आता है किसके पहले? आता है फ्लावरिंग फेज के। इसका मतलब पहले लेट्स से अगर ये आया है फ्लावरिंग फेज, एक सेकेंड, यहाँ पर ये अगर फ्लावरिंग फेज आया है, तो आप बता सकते हो कि इसके पहले जो फेज होगा इट वुड हैव बिन वेजिटेटिव फेज। तो ये होता है इसका मतलब। फिर सारे सेल्स जो है प्लांट के वो डिसेंडेंट्स है जाइगोट के, मतलब जाइगोट है एक मेन, उसी से सारे जो भी अलग अलग सेल्स बने हैं वो बनेंगे। डेवलपमेंट जो है मेच्योर प्लांट का जाइगोट से, वो फॉलो करता है एक प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। फिर अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस एब्सेंट है, तो सीड्स क्या होगा? जर्मिनेट नहीं करेगी, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, और वो चले जाएंगे एक पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ या पीरियड ऑफ सस्पेंडेड रेस्ट में। और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करेंगे तो ये सीड्स फिर अपना वापस से रिज्यूम करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ पहली बात तो मोस्ट फंडामेंटल है, कॉन्स्पिक्यूअस है और कैरेक्टरिस्टिक है सारे लिविंग बीइंग का। ये इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट होती है, और इसमें साइज इंक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, पार्ट का या सेल का। जनरली अकम्पनीड होती है बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जब होंगे तो उस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा लूज होती है, हमेशा यूज होती है, सो एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। अब प्लांट ग्रोथ क्या है? व्हाट इज प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ एक इनडिटर्मिनेट प्रोसेस है, मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कब तक होगी वगैरह। तो इनडिटर्मिनेट हो सकती है या डिटर्मिनेट भी हो सकती है, कभी हम डिटरमाइन कर भी सकते हैं। ओपन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन मतलब क्या? अनलिमिटेड ग्रोथ। आप देखो, अगर मैं प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश अगर करना चाहूँ, सो प्लांट्स ग्रोथ मैंने ओपन लिखा है। आप देखो, अगर कोई मैंगो ट्री है तो पहले वो छोटा था, बड़ा होते होते वो कितना बड़ा हो जाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उसकी। बट आप ह्यूमंस में देखो, वंस यू एंटर प्यूबर्टी आपकी ग्रोथ होती है, हाइट इंक्रीज होती है, जो भी चेंजेस होना होता है वो होते हैं, बट उसके बाद में वंस यू लाइक वंस यू आर आउट ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर 18, आफ्टर 20 वगैरह, आप में उतने चेंजेस नहीं होते हैं, उतनी ग्रोथ नहीं होती है हाइट और उस सब सेंस में। सो हमारी जो एनिमल्स में स्पेसिफिकली ह्यूमंस में जो ग्रोथ है वो क्लोज होती है। अब इनडिटर्मिनेट क्यों है? इनडिटर्मिनेट इसलिए है क्योंकि मेरिस्टेम जो है कुछ सर्टेन लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, और इन मेरिस्टेम्स के पास में कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करे और सेल्फ परपेचुएट करे, मतलब ग्रो करे। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इससे, ये बहुत जल्दी लूज कर देता है कैपेसिटी टू डिवाइड, और ऐसे सेल्स जो होते हैं, ऐसे सेल्स जो कैपेसिटी टू डिवाइड लूज कर जाते हैं, दे मेक अप द प्लांट बॉडी, ठीक है। इसके बाद सो प्लांट ग्रोथ एक तो इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट या ओपन होती है, एंड सेकेंड पॉइंट इज लोकलाइज होती है। लोकलाइज क्यों? क्योंकि हमें पता है मेरिस्टेम्स जो है रेस्ट्रिक्टेड, स्पेसिफिक कुछ लोकेशंस पे ही प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में ग्रोथ डिफ्यूज है, हमारा हाथ भी इंक्रीज होता है, पैर भी इंक्रीज होता है, हाइट भी इंक्रीज होती है, सब कुछ होता है एक साथ, मतलब ग्रोथ डिफ्यूज होती है। इसके बाद
लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसमें दो टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ये कंट्रीब्यूट करता है इलोंगेशन में, जहाँ भी अपाइकल मेरिस्टेम है, चाहे रूट हो शूट हो, वो इलोंगेशन करवाएगा प्लांट का एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये लेट्स से ये प्लांट बॉडी है, यहाँ पर समथिंग लीव्स एंड ऑल है, यहाँ पर ये रूट्स है, ठीक है। सो ये एपेक्स पे विल हैव शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड नीचे रूट्स में विल हैव रूट अपाइकल मेरिस्टेम। सो शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू elongation of plant body along the axis, एक्सिस के along, ऐसे या ऐसे, ऐसे ही ग्रो करेगा वो। एंड इसमें स्पेसिफिकली रोल होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। ये सब कुछ हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी चैप्टर में। इफ़ यू वांट यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम दैट, द वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड हियर। इसके बाद सेकेंडरी प्लांट ग्रोथ में क्या होता है, ये किस में होती है बेसिकली, सो ये होती है डाइकॉट्स में और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में होती है। इसमें लेटरल मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट होती है। लेटरल मेरिस्टेम में हमने दो पढ़े थे, वस्क्यूलर और एक कॉर्क कैम्बियम पढ़े थे, और ये दोनों जो वस्क्यूलर और कॉर्क कैम्बियम है ये हमें पता है सेकेंडरी है, ये मतलब प्लांट में पहले से प्रेजेंट नहीं होती है, बाद में आती है, दे अपीयर लेटर इन लाइफ, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ऑर्गन्स। अभी एक डायग्राम देख लो जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो रहा है रूट अपाइकल मेरिस्टेम के लोकेशंस का, शूट अपाइकल मेरिस्टेम का, वस्क्यूलर कैम्बियम का, और जो एरोज है वो ग्रोथ बताएंगे किस डायरेक्शन में ग्रोथ होने वाली है। सो दिस इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ग्रोथ ऐसे होगी नीचे की तरफ, दिस इज शूट इतना पार्ट, ये है वस्क्यूलर कैम्बियम, ये ग्रोथ ऐसे होगी, दिस इज रूट नीचे का पार्ट, इसमें ग्रोथ ऐसी होगी, नीचे जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम उसकी ग्रोथ ऐसी होगी, और फिर ये है वस्क्यूलर कैम्बियम, वस्क्यूलर कैम्बियम की ग्रोथ साइड वाइज होगी, ठीक है। इसके बाद अब ग्रोथ मेजरेबल है, ये किस टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। सो ग्रोथ इज मेजरेबल में सबसे पहली बात है कि सेलुलर लेवल ग्रोथ जो है वो प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस होती है, किसका कॉन्सिक्वेंस होती है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि सेलुलर लेवल ग्रोथ हो रही है। अब इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म से क्या होता है, हम जनरली बहुत बार सिर्फ प्रोटोप्लाज्म के हिसाब से नहीं गिन सकते, बिकॉज वो बहुत ही डिफिकल्ट है डायरेक्ट प्रोटोप्लाज्म मेजर करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम इंक्रीज इन फ्रेश वेट गिन सकते हैं, इंक्रीज इन ड्राई वेट गिन सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ हम काउंट करते हैं पोलन ट्यूब के केस में, इंक्रीज इन सरफेस एरिया वी काउंट इन टर्म्स ऑफ डॉर्सल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम भी काउंट कर सकते हैं। फिर इंक्रीज इन नंबर हम मेज में काउंट करते हैं, एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स हम वाटरमेलन सेल्स जो है उनमें काउंट करते हैं। नाउ देयर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम का जो सेल होता है उससे मोर देन 17,500 नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं पर आवर। सो पर आवर मोर देन 17,500 न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और जो वाटरमेलन के सेल्स है वो इंक्रीज होते हैं साइज में। तो ये हमने देखा था नए सेल्स बन रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा है बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लेट्स सी द फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ में देर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले है सेल डिविजन या सेल फॉर्मेशन या मेरिस्टेमेटिक फेज, तीनों एक ही है। सेकेंड इज सेल एनलार्जमेंट या सेल इलोंगेशन फेज, एंड थर्ड इज सेल मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज। जो फर्स्ट फेज है सेल डिविजन या सेल फॉर्मेशन का, इसमें सेल्स जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं रूट और शूट अपेक्स के, वो इसमें आते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इसमें इंक्रीज होते हैं सेल डिविजन के मतलब के वजह से, और सेल्स जो इस रीजन में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, दिस प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनका छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज, प्रोटोप्लाज्म बहुत होता है, दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है उनका, थिन प्राइमरी एंड सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, एंड दे हैव अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। उसके बाद ये जो सेल डिवीजन में सेल्स होते हैं इनमें हाई रेस्पिरेशन रेट भी होता है। सेल एनलार्जमेंट या सेल इलोंगेशन फेज क्या है, इसमें ऐसे सेल्स जो प्रॉक्सिमल है, मतलब बहुत पास है, जस्ट नेक्स्ट है, टिप से थोड़ा दूर है मेरिस्टेमेटिक जोन के, वो आते हैं। इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन हो जाता है, इसमें नंबर एंड साइज ऑफ वैक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं। सेल एनलार्जमेंट हो जाता है, मेनली इट इज़ ड्यू टू वैक्यूलाइजेशन, उनमें वैक्यूल बन जाएगा, सेल एनलार्ज हो जाएगा। न्यू सेल वॉल जो है उनमें डिपोजिशन हो जाती है इस फेज में। फिर सेल मैच्योरेशन है या डिफरेंशिएशन फेज, इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज और सेल टाइप्स जो उनमें यही होता है जो सेल मैच्योरेशन है। सेल्स एकदम जो पास में होते हैं फेज ऑफ इलोंगेशन के, वो बनाते हैं सेल्स ऑफ मैच्योरेशन। इस जोन में जो सेल्स होते हैं वो अपना मैक्सिमल साइज अटेन कर लेते हैं।
किस टर्म्स में मैक्सिमल साइज अटेन करेंगे? एक तो उनकी वॉल थिकन हो जाएगी एंड सेकेंडली प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होंगे। फिर वो लीड, उससे क्या बनता है? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर टिश्यूज। ठीक है, इसके बाद व्हेन वी सी द डायरेक्शंस ऑफ जोन्स ऑफ एलोंगेशन बाय दिस पैरेलल लाइन टेक्निक, इसमें क्या होता है? जोन ए बी सी डी, मतलब पहले ये ए जोन इतना था, फिर जब ग्रोथ हुई तो ए इतना नीचे पहुंच गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना ग्रोथ हुआ ए जोन का। सिमिलरली फॉर बी सी डी ई एफ जी एंड ऑल। ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टडी ग्रोथ रेट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें। हम क्या करते हैं? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम। अरिथमेटिक हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है? अरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो फॉलो, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करता है वो। उसमें सिर्फ एक डॉटर सेल है जो कंटिन्यू करेगा डिवाइड करना, वाइल जो दूसरा वाला डॉटर सेल है वो डिफ्रेंशिएट करेगा और मैच्योर हो जाएगा। सो अगर दो सेल्स है, इसमें मैं डायग्राम है, इसमें नीचे दिया हुआ है एनसीईआरटी का डायग्राम। सो ऐसे दो सेल्स है तो इसमें क्या होगा? एक सेल ग्रो करेगा, लेट्स से दिस सेल ग्रोज। ठीक है, तो एक से वो सेल दो बना लेगा, बट ये वाला जो सेल है वो एज इट इज़ है, मतलब ये वाला सेल एज इट इज़ आ गया है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। फिर इससे ऐसे बनेंगे, इससे दो सेल्स बने। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, मैंने अच्छे से नहीं बनाया इसको, जस्ट वेट। 1 सेल, 2 सेल एंड 3rd सेल। इससे बनेंगे 2 सेल्स, इससे बनेंगे 2 सेल्स एंड इससे बनेगा 1 सेल। सो दिस वाज नॉन डिवाइडिंग, दिस इज नॉन डिवाइडिंग एंड दिस इज नॉन डिवाइडिंग। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ऐसे वो ग्रो होगा। इसमें एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, रूट इलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट। ऑल राइट, मैं 1 मिनट हटा देती हूँ, आप समझ जाओगे अच्छे से। सो रूट इलोंगेटिंग एट कांस्टेंट रेट इज एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इसमें हम लिखते हैं एल टी इज इक्वल्स टू L0 प्लस आर टी। वॉट डज दिस मीन? जो एल टी है, दिस डिनोट्स द लेंथ एट टाइम टी। L0 क्या डिनोट करता है? लेंथ एट टाइम 0, एंड जो R है वो बताता है ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी। इसके बाद एक लीनियर ग्रोथ का ग्राफ है जो आप देख सकते हो, एंड सेकंड ग्राफ है सिग्मॉइडल ग्राफ। इसमें क्या होता है? एक लैग फेज होता है जब बहुत कम ग्रोथ होती है, फिर एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज होता है, एंड लास्टली कम स्टेशनरी फेज या स्टेबल फेज या असिम्प्टोट फेज। ठीक है, इसके बाद वी हैव ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। मोस्टली वी हैव ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ओनली हैपनिंग, ये मोस्ट सिस्टम्स में होता है। इनिशियल ग्रोथ इसकी स्लो होती है जिसको लैग फेज बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल का ग्राफ है। ये एक मिनट रुको, ये वाला जो ग्राफ है ये अरिथमेटिक का है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, दिस इज ऑफ अरिथमेटिक एंड दिस ग्राफ इज फॉर ज्योमेट्रिक। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो अब ज्योमेट्री का जो ग्राफ है मोस्टली होता है ये इनिशियल ग्रोथ इसमें बहुत स्लो होती है, लैग फेज बोलते हैं। वो इंक्रीज करती है बाद में रैपिडली एक्सपोनेंशियल रेट में, जो हमने ग्राफ में देखा लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं उसको। और इसमें जो दोनों प्रोजेनी सेल्स है माइटोटिक सेल डिवीजन के, उसमें एबिलिटी प्रेजेंट होती है डिवाइड करने की, बट अगर लिमिटेड न्यूट्रिएंट मिले उनको, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई मिला तो ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आखिरी में वो पहुंच जाएगा इधर स्टेशनरी फेज में। आप देख सकते हो इधर एकदम काइंड ऑफ स्टेबल टाइप हो गया है वो, राइट। इसको बोलते हैं सिग्मॉइड या एस कर्व। इसमें सिग्मॉइड कर्व जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रो कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। क्यों है? क्योंकि उसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट रहेगी नेचुरल एनवायरनमेंट में, इसलिए सिग्मॉइड कर्व आएगा। सो सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और इसमें इट इज़ टिपिकल फॉर सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसकी इक्वेशन कैसी होती है? सो दिस इज W1 इज इक्वल्स टू W0 e to the power RT, where W1 denotes final size in terms of weight, height, number, etc. W0 is initial size at the beginning of period. R is the growth rate, T is the time of growth, E is the base of natural logarithms, and R very important, it is growth, relative growth rate, और वो measure करता है, क्या measure करता है? It measures the ability of plant to produce new material which is called efficiency index. ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों है अरिथमेटिक और ये जो ज्योमेट्रिक है, ये दोनों भी अकर होते हैं मोस्टली इन सेल्स विच अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स ओनली। इसमें अब अरिथमेटिक में आप देखो, मैंने बताया था आपको ये 2 सेल्स है लेट्स से, ठीक है। इसमें से मैंने बताया था एक सेल जो है, ये एक्चुअली एक ही सेल है, उन्होंने इसको ऐसे बताया था विच, ये पूरा एक सेल है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इससे एक सेल बनेगा और एक सेल ऐसा बनेगा जो डिविजन नहीं कर पाएगा।
अब ये सेल जो है, लेट्स से दिस डार्क ब्लू कलर सेल इज अनडिवाइडिंग, तो मैं उसको एकदम डार्क से बनाती हूँ. सो दिस इज अनडिवाइडिंग, बट जो बचा हुआ है उसने 2 बनाए. अब फिर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज़ नीचे आते जाएगा, बाकी के सेल्स 2-2 बनाते जाएंगे. ये सेल एज इट इज़ नीचे आता जाएगा, बाकी के सेल्स डिवाइड होते जाएंगे. मतलब एक्चुअली क्या होता है, 1 से 2 नहीं बनता है. आई एम वेरी सॉरी, मैंने शायद गलत बता दिया था. मैंने ऐसा बताया था कि इससे लेट्स से दिस इज़ नॉट डिवाइडिंग, तो इससे 2 बनेंगे और ये एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा. ठीक है, तो ये ऐसा ही होगा. ठीक है, आप यहाँ पर देखो, तो ये एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हुआ, इससे 2 बन गई. एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसमें और एक ऐड हुआ, इसमें एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, एक और ऐड हुआ. मतलब हर स्टेप में एक एक ऐड होता है. ठीक है, गॉट इट. इसके बाद ज्योमेट्रिक में क्या होता है, एक सेल है, एक से बने 2, तो वो ज्योमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है. 2 से बनेंगे 4, बेसिकली इट इज़ लाइक 2 4 6 8 10 ऐसा. और ये कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, गॉट इट. ऐसे आप याद रख लो उसको. फिर ये एक डायग्राम है जिसमें आपको बताया है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस कैसी होती है ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक फेजेस में. सो जाइगोट डिवाइड होगा, ये सारे ज्योमेट्रिकल फेजेस है, और नीचे अरिथमेटिक फेजेस. आप अच्छे से देख लो डायग्राम एक बार. ठीक है, इवन अरिथमेटिक और ये ज्योमेट्रिक का भी जो डायग्राम है, आप अच्छे से नोट कर लो उसको एक बार. All right. Now, let's start with something quantitative comparison between growth of living system and ये हम कैसे करते हैं. सो इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड एक रिलेटिव ग्रोथ रेट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, इसमें हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. उसमें फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ दिस लीफ. और अगर हमें रिलेटिव ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, तो हम ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट टाइम, और उसको हम एक कॉमन बेसिस पे, मतलब अगर हम पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर कंसिडर करें, जैसे अगर फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एरिया इनटू 100, दिस वुड बी रिलेटिव ग्रोथ रेट. इसमें अब आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डायग्राम देख लो. फर्स्ट लीफ जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से सीधे 10 सेंटीमीटर हो रही है. रिलेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, 100% है. बट सेकेंड जो है वो 50 से सिर्फ 55 पे जा रही है, रिलेटिव ग्रोथ रेट सिर्फ 10% है. सो इफ़ यू सी रिलेटिव ग्रोथ रेट, आप बोलोगे ये बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से ग्रो किया. बट अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखोगे, तो वो दोनों की सेम आएगी. दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. ठीक है, गॉट इट. इसके बाद क्वांटिटिव कंपैरिजन जो है बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन 2 वेज. एक तो है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जो मैंने देखा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं. एंड सेकेंड, गिवन इस सिस्टम का पर यूनिट टाइम में जो कॉमन बेसिस पे, मतलब कॉमन चीज़ पे बेसिस पे हम गिने, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रोथ. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले है वाटर. पानी क्या होता है, पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे सेल एनलार्ज होगा. आपने देखा होगा एक सेल है, अगर इसमें बहुत सारा पानी आके घुस गया तो ये हो जाएगा एनलार्ज. सो सेल वुड गेट एनलार्ज. सो सेल एनलार्जमेंट के लिए पानी इज नेसेसरी. और सेल एनलार्जमेंट क्या है एक्चुअली, दिस इज एक्सटेंशन ग्रोथ बाय टर्जिडिटी. अब पानी जो है वो प्रोवाइड करता है एक मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़. उसके बाद ऑक्सीजन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, काम आता है. क्यों, ताकि हम उससे मेटाबॉलिक एनर्जी गेन कर सकें. नाउ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. इसके बाद टेम्परेचर में क्या होता है, एक ऑप्टिमम रेंज होती है बेस्ट ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है. देन लाइट एंड ग्रेविटी में क्या होता है, इट अफेक्ट्स सर्टन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. ठीक है, आई होप ये समझ गया होगा. एक बार देख लो आप फिर से. ठीक है, इसके बाद 3 पॉइंट्स देखेंगे हम. 3 डिफ्रेंसिएशन, 3 चीज़ों में, डिफ्रेंसिएशन में, डी डिफ्रेंसिएशन में एंड री डिफ्रेंसिएशन में. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद डिफ्रेंसिएशन. इसमें क्या होता है, सेल्स डिराइव होते हैं फ्रॉम रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम और कैम्बियम से. वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उस वजह से ये जो मैच्योरेशन होता है, उस एक्ट को, उस फेज को हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन. एग्जाम्पल याद रखेंगे, ट्रॉकेरी एलिमेंट. डी डिफ्रेंसिएशन क्या है, लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है वो अगर
they have lost the capacity to divide, but they can regain capacity of division under certain conditions, that is called डी डिफ्रेंसिएशन. मतलब डिफ्रेंसिएशन हो गया था बट वो उसको वापस फिर से रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन. एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम बनना फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स. नाउ व्हाट इज री डिफ्रेंसिएशन? इसमें जो डी डिफ्रेंसिएटेड मेरिस्टेम्स होते हैं दे आर एबल टू डिवाइड एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस सेल्स जो फिर से कैपेसिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की, बट जब मैच्योर हो गए तो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, दैट इज वो डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं. एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क. वेरी इंपॉर्टेंट. अब डिफ्रेंसिएशन जो है इसमें सेल्स जो है अंडरगो करते हैं फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन सेल वॉल एज वेल एज इन प्रोटोप्लाज्म. अब जो ट्रकियल एलिमेंट अगर बनाना है तो इसमें सेल्स जो है प्रोटोप्लाज्म लूज कर देंगे. दे डेवलप स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक मतलब लिग्निन और सेल्यूलोज की सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप करते हैं. वो कैरी करते हैं पानी लॉन्ग डिस्टेंस तक के. इसके बाद अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन की में भी प्लांट्स में जो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है वो ओपन है. क्यों ओपन है? क्योंकि सेल्स या टिश्यूज जो है वो अराइज करते हैं सेम मेरिस्टेम से, बट उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है मैच्योरिटी पे आके. जो फाइनल स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी पे किसी भी सेल का, टिश्यू का, वो डिटरमाइन होता है बाय द लोकेशन ऑफ सेल जो उसके अंदर है. उसके बाद में एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे सेल जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम से बहुत दूर प्रेजेंट है तो वो डिफ्रेंशिएट होंगे रूट कैप सेल्स में और ये पुश हो जाते हैं पेरिफेरी की तरफ, मैच्योर होंगे और वो एपिडर्मिस बनाएंगे. ठीक है, सो आई क्लियर दिस आउट वंस. आप एक बार इसको एक बार देख लो. ये तीनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे का तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो एक बार ये देख लो फिर नीचे का देख लो ये. ठीक है, ऑल राइट. इसके बाद ट्यूमर या पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो क्यों बनते हैं? दे आर मेड टू डिवाइड, ताकि वो डिवाइड कर सके. कब डिवाइड कर सके? कंट्रोल लेबोरेटरी में, कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशंस में, टिश्यू कल्चर प्रोसेस में. एंड ये एक्चुअली एक डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं. इसके बाद जो लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है वो अभी तक के उनमें जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, बट वो ये कैपेसिटी रीगेन कर सकते हैं. जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो रीगेन कर सकते हैं कुछ सर्टन कंडीशंस में. इस फिनोमेना को हम डी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स. जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो, कॉर्क कैम्बियम हो, फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से. सो अगर फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से अगर इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम बन रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज डी डिफ्रेंसिएशन. फिर अब ये जब प्रोसेस होती है तो इस कुछ मेरिस्टेम्स या टिश्यूज जो इसमें इन्वॉल्व है वो डिवाइड कर सकते हैं, सेल्स बनाएंगे, फिर से एबिलिटी लूज कर देंगे कैपेसिटी टू डिवाइड, बट मैच्योर होके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड री डिफ्रेंसिएशन. इसके बाद लेट्स सी डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट मैंने आपको बताया इसमें ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन दोनों आएगा. ये इंक्लूड करता है सारे चेंजेस जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब वो एक लाइफ साइकिल के थ्रू जाता है, राइट फ्रॉम जर्मिनेशन टू द सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज तक के. एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये आप डायग्राम देखो जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट प्रोसेस का. मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ यानी प्लाज्मा की ग्रोथ होंगी. ये सेल फिर से सेल डिवीजन कर सकता है, उसमें डिफ्रेंसिएशन होगा, एक सेल बनेगा जिसको मैच्योर सेल बोलते हैं. ये मैच्योर सेल्स ऐसे भी बन सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मेटिक ग्रोथ नहीं होते हुए सीधे एक्सपेंशन या इलोंगेशन होगा, मैच्योरेशन होगा, मैच्योर सेल्स बन जाएंगे, उन बूढ़े होंगे, सेनेसेंस हो जाएगा एंड फाइनली दे वुड डाई. ये शायद इधर होना चाहिए था, वो थोड़ा ऊपर चला गया है, आप देख लो एक बार उसको. ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी में क्या होता है? प्लांट्स फॉलो करते हैं अलग अलग पाथवेज, डिफरेंट पाथवेज. किसके रेस्पॉन्स पे? एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स में, या फिर उनको हम फेजेस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. वो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ये जो एबिलिटी है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. इसके बाद हेट्रोफाइली. जो हेट्रोफाइली एक चीज़ है जो कॉटन में हो सकती है, कोरिएंडर में हो सकती है, लार्कस्पर में हो सकती है. आई यूज सम डिफरेंट कलर. ओके, सो हेट्रोफाइली जो है दिस हैपन्स इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होता है? लीव्स जुवेनाइल प्लांट की और जो बाकी मैच्योर प्लांट है उसमें शेप ऑफ द लीफ डिफरेंट होती है. सो दिस इज हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, जिसमें शेप ऑफ द लीफ डिफरेंट होती है.
बच्चे इन द सेंस जुवेनाइल एंड मेच्योर प्लांट में। और एनवायरमेंट हेट्रोफाइली क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बटर कप में होती है। इसमें क्या होता है, ये भी प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है। इसमें डिफरेंस होता है शेप ऑफ द लीफ में, बट क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द लीफ एयर में होता है, कुछ पार्ट ऑफ द लीफ वाटर में होता है। सो आई जस्ट क्लियर दिस ऑल, आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। अब मैं इसको आपको इसका डायग्राम बता देती हूँ कि किस तरह से डिफरेंस होता है कॉटन की लीफ में एज वेल एज इन द लीफ ऑफ बटरकप, ठीक है। ऑल राइट, ये देखो अब आप जो फर्स्ट ऊपर वाला डायग्राम है वो लार्क्स पर जो कोरिएंडर केस है उसमें जुवेनाइल की लीफ देखो आप और अडल्ट की लीफ देखो। और सेकंड बटरकप की लीफ देखो आप, टेरेस्ट्रियल ने अगर एयर ऊपर साइड में प्रेजेंट है तो ऐसी रहेगी, बट पानी में अगर है तो ऐसी रहेंगी ताकि बीच बीच से पानी क्रॉस हो सके। तो एक इंटरनल प्लास्टिसिटी या डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली बोलते हैं हम, जो ये एग्जाम्पल से कॉटन कोरिएंडर लार्क्सपर वाले। और जो एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली या एक्सटर्नल प्लास्टिसिटी है उसमें एयर और वाटर में डिफरेंट शेप्स बनेंगे, उसके एग्जाम्पल है बटरकप या इसी को रैननक्यूलस बोलते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, कुछ इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक में लाइट आएगा, ग्रेविटी, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। इंट्रिंसिक में एक तो जेनेटिक आएगा विच इज इंट्रासेलुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड केमिकल्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। व्हाट डज पीजीआर स्टैंड फॉर, आप समझ जाओगे अभी आगे चैप्टर में भी मैं यही यूज़ करूँगी। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स हैं। इसके बाद एक चीज़ है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, जो तीनों भी स्टेप्स है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल से। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बेसिकली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ वाले और एक वो है जो ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी, जैसे सेल डिवीजन हो गया, सेल एनलार्जमेंट हो गया, कुछ पैटर्न्स बनना हो गया, ट्रॉपिक ग्रोथ हो गई, फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब आएंगे ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ में, याद रखना है। इसमें तीन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म में PGR लिखूंगी आगे, तो पता होना चाहिए। तो एक है ऑक्सिन जो इंडोल कंपाउंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको IAA भी लिखते हैं। फिर जिबर्लिन्स जो इसमें GA3 मैक्सिमम है और ये टर्पिन्स डेरिवेटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये इंडोल डेरिवेटिव है, ये टर्पिन्स डेरिवेटिव है। देन वी हैव साइटोकाइनिन जो एक एडेनिन डेरिवेटिव है, और ये N6-phosphorylaminopurin अमाइनोप्यूरिन इज अ साइटोकाइनिन एंड दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिन, ठीक है। तो ये तीनों भी ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, इनके किस से डिराइव हुए हैं ये याद होना चाहिए हमें। सिमिलरली ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, जैसे कुछ वुंड, कोई चोट वगैरह लगी है उसको रिस्पॉन्स करना, स्ट्रेस हो गया, बायोटिक अबायोटिक ओरिजिन का, कोई भी ओरिजिन का हो, डोमेंसी यानी जो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, या एब्सेशन, ये सारे ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड विच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR है, गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है, एक ही है सिर्फ, इथिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो इथिलीन है गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये या तो इनिबिटर या प्रमोटर दोनों ग्रुप्स में आ सकता है, बट लार्जली इनिबिटर है बिकॉज इसके मोस्ट एक्टिविटीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सो मोस्ट एक्टिविटीज़ जो है इसकी वो इनिबिटिंग टाइप की है, इसलिए मोस्टली लार्जली इनिबिटर टाइप में आता है, ठीक है। इसके बाद व्हेन आई टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक या केमिकल नेचर, जो हमने वहाँ देखा वही एक बार और अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, याद रखो इसको अच्छे से, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन की हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी के साथ। तो अब ये डिस्कवरी कैसे हुई थी, सो एक चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन, इनका एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, एक कैनरी ग्रास लिया। सो ये जो है दिस इज़ कैनरी ग्रास, ऑल राइट। अब कैनरी ग्रास में एक तो सीडलिंग है, ये मतलब सीडलिंग लिया कैनरी ग्रास का, एंड सेकेंडली कॉलियोप्टाइल लिया, मतलब जो यूपर का पार्ट होता है, स्टेम पार्ट होता है, वो लिया। इसमें उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्शन से, एक लेटरल डायरेक्शन से, यूनिलेटरल डायरेक्शन से लाइट दिया, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया, और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब सिर्फ ऊपर के पार्ट को, कुछ टिप को एक ही यूनिलेटरल साइड से लाइट मिली, तो ये जो पार्ट था ऊपर वाला वैसे बेंड हो गया। सो सिंस दिस पार्ट गॉट बेंट लाइक दिस, ये जो इफेक्ट है ये बताता है कि कुछ ऑक्सिन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट था। तो जो टिप है कोलियोप्टाइल की, मतलब
ये पार्ट जो है, इतना सम पार्ट जो है, ये साइट है जहाँ पर कुछ ट्रांसमिसेबल इन्फ्लुएंस होता है, जो कॉज होता है, मतलब जिस वजह से ये जो कॉलिप्टर है, पूरा कॉलिप्टर, इसकी ऐसी बेंडिंग हो जाती है। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट क्या था, FW वेंट ने, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, मतलब जो कॉलिप्टर की टिप है, जहाँ पे ये मैंने जो रेड वाला पोर्शन ऐसे शेड किया, यहाँ पर टिप पर कुछ ऑक्सीजन होता है, तो उस ऑक्सीजन को उन्होंने आइसोलेट किया, निकाला, बट ये ऑक्सीजन उन्होंने ओट सीडलिंग में से लिया, कैनरी ग्रास से नहीं लिया, ओट सीडलिंग से लिया। तो याद रखेंगे, चार्ल्स और डार्विन, फ्रांसिस डार्विन का एक्सपेरिमेंट कैनरी ग्रास पे था, बट FW का एक्सपेरिमेंट ओट सीडलिंग पे था, ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने ही टर्म ऑक्सीजन डिस्कवर भी किया। तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली एक ओट का कॉलेप्टाइल लिया, उसको हम एवेना भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया उन्होंने, ऊपर का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट जो था ओरिजिनल ओट वाले उसका, वो निकाल दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने अगर का एक ऐसा ब्लॉक अटैच कर दिया, ठीक है। अब वो जब किया उन्होंने, तो और ये जो पूरा अगर का ब्लॉक था और ये जो पार्ट था, उसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो अगर पार्ट है, अगर वाला पार्ट, अगर ब्लॉक जो है, उससे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा कि इतने पार्ट में देयर विल बी नो कर्वेचर, राइट, गॉट इट। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि जब अगर ब्लॉक से उसको कवर कर दिया, तो उतने पार्ट में कोई कर्वेचर नहीं था, बाकी पार्ट में कर्वेचर था, मतलब अगर हमने उतना पार्ट निकाल दिया तो ऑक्सीजन निकल जाता है, इस वजह से ग्रोथ या जो कर्विंग है वो नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो 4 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट NCERT के पॉइंट्स हैं। सो सबसे पहले ऑक्सीजन आइसोलेट किया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FW वेंट जो है, उन्होंने ही टर्म ऑक्सीजन दिया, वी ऑलरेडी सॉ दैट। और उन्होंने ऑक्सीजन किसको बोला, उन्होंने बोला एक कोई ग्रोथ सब्सटेंस है, उसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन रख दिया। अब ये जो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन है, इसका क्रेडिट वेंट को जाता है, वही FW वेंट। नेचुरल फॉर्म्स क्या क्या है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, ये प्लांट्स के ही डेरिवेटिव्स हैं, मतलब हम प्लांट से ही इनको आइसोलेट करते हैं, नॉट डेरिवेटिव आइसोलेशन, ठीक है। कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स है, मतलब जो नेचुरली नहीं बने हैं, हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करे हैं, इनमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, एक है NAA नैप्थिलिन एसिटिक एसिड, सो नैप्थिलिन एसिटिक एसिड। एक है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक है 2,4,5-T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये याद नहीं भी रखा, बट NAA और 2,4-D ये दो याद होने चाहिए सिंथेटिक फॉर्म्स में, ठीक है। फिर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप भूल भी गए तो चलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन प्रोड्यूस करता है। तो दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग अपाइसेस, जो ऊपर का ग्रोइंग अपेक्स पार्ट होता है, स्टेम का भी और रूट्स का भी, जहाँ से वो माइग्रेट होते हैं बाकी रीजन्स में, जहाँ उनका एक्शन, जहाँ उनका काम हो रहा है। ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन, इट हेल्प्स इन रूटिंग, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें, स्टेम, मतलब अगर स्टेम कटिंग है, सिर्फ स्टेम है अगर, तो उसमें जो रूट फॉर्म हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है। और ये जो है ऑक्सीजन, ये बहुत बहुत तरह पे यूज़ होता है, मतलब जो रूटिंग की उसकी प्रॉपर्टी है, बहुत वाइडली यूज़ होती है प्लांट प्रोपोगेशन में, क्योंकि हम सिर्फ स्टेम लेते हैं, उसको हम लगा देते हैं कहीं पर, और उसमें फिर जो रूटिंग की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन की वजह से आती है, ठीक है। अब हम 1 by 1 विल स्टडी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैं आपको सब एक शॉर्टकट ट्रिक उसके फॉर्म में भी बताऊंगी, बट एक बार ऐसे देख लेते हैं। सो एक है अपाइकल डोमिनेंस, वो क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस मतलब अपाइकल बड अगर प्रेजेंट है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उसके प्रेजेंस के कारण लेटरल और एक्सल बर्ड्स एब्सेंट हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। शूट टिप्स अगर हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपाइकल बड प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट अगर हमने यही पार्ट रिमूव कर दिया, ये अगर हम रिमूव कर दे, अगर हम शूट टिप्स ही रिमूव कर दे, जिस प्रोसेस को डीकैपिटेशन बोलते हैं, तो उससे लेटरल बर्ड्स ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हट जाएगा, राइट। तो इसको हम टी प्लांटेशन में यूज़ करते हैं, हेज मेकिंग में यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ट्री प्लांटेशन में आप देखा होगा आपने कि हमें प्लांट्स छोटे छोटे चाहिए, बट उसमें लेटरल ग्रोथ बहुत सारी चाहिए, तो हमें ऊपर ग्रो नहीं करना है उसको, तो ऊपर का अगर डीकैपिटेशन भी कर दिया, सो नो प्रॉब्लम, राइट। सेकेंड चीज़ इज सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सेल इनिशिएशन या रूटिंग में हेल्प करेगा, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रोल है उसका, और ये रूट सेटलिंग हार्मोन या रूटॉन प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। फिर प्रिवेंट करता है एब्सेशन, एब्सेशन मतलब इट प्रिवेंट्स एब्सेशन,
एब्सेशन इन द सेंस अर्ली स्टेजेस में फ्रूट और लीफ का है उनको ड्रॉप करने से, उनको गिरने से, उनको टूटने से बचाता है। बट अगर बहुत ओल्ड हो गई है लीव्स, बहुत ओल्ड हो गए हैं फ्रूट्स, तो उनका एब्सेशन कर देगा, ठीक है, उनको गिरा देगा। तो जो मैच्योर नहीं हुए अभी तक, जो बहुत ही अर्ली स्टेज में, यंग स्टेज में फ्रूट और लीफ है, उनको नहीं गिराएगा, बट जो ओल्ड हो चुके हैं उनको गिरा देगा। नेक्स्ट इज फ्लावर इनिशिएशन या फ्लावरिंग। ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल और लीची में। सो पाइनएप्पल एक इंपॉर्टेंट है, मतलब NAA और 2,4-D ये दोनों भी। फिर है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट्स, ये बनता है टोमेटो में, ठीक है। उसके बाद में एक है सिलेक्टिव वीड किलर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो 2,4-D नाम का हमने पढ़ा था, जो सिंथेटिक वाला था, वो यूज़ करते हैं हम डाइकॉट वीड्स को किल करने में, सीरियल क्रॉप्स में या मोनोकॉट्स में। क्या होता है ना, वो सीरियल क्रॉप्स को अफेक्ट करता है। मैच्योर मोनोकॉट प्लांट अगर है वो, तो उसको अफेक्ट नहीं करता है वो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इफ़ यू नो, जो वियतनाम US वॉर था, वियतनाम ऑल्सो हैज़ अ म्यूजियम स्पेसिफिकली फॉर दैट, एंड उसमें उन्होंने सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी है। तो वो वियतनाम US वॉर जो था, तो उसमें एजेंट ऑरेंज यूज़ किया था US आर्मी ने, ताकि वियतनाम में जो छोटे छोटे मोनोकॉट सीरियल प्लांट्स हैं, जिसके पीछे जो वियतनाम आर्मी के लोग, सोल्जर्स छुप के खड़े रहते थे और अटैक करते थे, तो उन्होंने वो हटा दिया सब कुछ 2,4-D का यूज़ करके, ताकि वो उनको मतलब मार सके। और फिर जो ऑक्सिन है उसका एक और चीज़ में यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स गार्डनर्स के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अगर हमने ये स्प्रे कर दिया तो जो वीड्स, मोनोकॉट्स जनरली वीड्स होते हैं, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्वीटनेस इंक्रीज करते हैं फ्रूट में, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रिवेंट फॉलिंग डाउन एंड बेंडिंग, ये वही है जो एब्सेशन मैंने बताया था। प्रमोशन ऑफ कैलस, ये आप याद रख सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे साइटोकाइनिन भी। तो अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट इक्वल है तो कैलस फॉर्म होगा। ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूटिंग होंगी, साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूटिंग होंगे। एक और चीज़ है ड्वार्फ शूट्स फॉर्मेशन होता है एप्पल्स में। एंड नेक्स्ट चीज़, ऑल ऑक्सिन्स हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड ऑक्सिन्स का फेमिनिश इफेक्ट होता है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब फीमेल फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर ये आप ट्रिक देख लो, एक मोना के बाल में गजरा, स्मूथ हेयर नीड्स नरिशिंग, हेयर लॉन्ग, ओल्ड हेयर फॉल डाउन। मोना की दादागिरी होती है और फिर उसका दिल टूट जाता है, वो कपल्स सेपरेट कर देती है। तो उसके सामने लिखा हुआ है रूटिंग, फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट्स बनाता है टोमेटो में, जाइलम डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल डिविजन होगा, एब्सेशन होगा ओल्ड या मैच्योर लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स में। एब्सेशन इनहिबिट करेगा जो अगर अर्ली स्टेज में है कुछ, अपाइकल डोमिनेंस करेगा, और डाइकॉट वीडिसाइड। इससे अच्छी एक और ट्रिक है, फरहाद पक्का तुम्हारी पूरी हो XCD लेने की, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो मैंने पूरा एक एक चीज़ लिख दी है, तो आप एक बार देख लो। दोनों ट्रिक्स में लगे तो एक बार खोल देती हूँ आपके सामने, आई डिस्प्ले दिस इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक बार अच्छे से देख लो इसको, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे एक बार आप नोट कर लो अपने नोटबुक में, एंड इवन यूज़ दैट ट्रिक फर्दर। बट एक ही ट्रिक यूज़ करना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, ठीक है। ऑल राइट, ये एक बार डायग्राम देख लो आप अपाइकल डोमिनेंस का, ठीक है। तो ये प्लांट है जिसमें अपाइकल बड हमने प्रेजेंट रखा है, हमने रिमूव नहीं किया है। एंड ये इसका क्लोजअप में डायग्राम है, जो ये वाला डायग्राम है। बट नेक्स्ट डायग्राम में हमने जब अपाइकल बड रिमूव कर दिया तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ग्रो हो गया, ठीक है। लेटरल बर्ड्स आ गए उसमें, राइट। ऑल राइट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स इनटू ब्रांचेस आफ्टर डिकैपिटेशन ही होता है। जब हम ये पार्ट रिमूव कर देते हैं तभी होता है लेटरल बर्ड्स का ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट जिबरलिन्स। बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिबरलिन्स में अभी तक मोर देन 100 जिबरलिन्स रिपोर्ट हो चुके हैं। किससे मिलते हैं ये? फंगी और हायर प्लांट से मिलते हैं। तो ये फंगी और हायर प्लांट से जो मिलता है वो जिबर्लिक एसिड 1 और जिबर्लिक एसिड 2 होते हैं। बट सबसे पहले डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है, वो GA3 है, जिबर्लिक एसिड 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनका नेचर कैसा होता है? सारे जिबर्लिक एसिड्स एसिडिक होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डेरिवेटिव्स है टर्पेन्स के, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं ये। फिर डिस्कवरी कैसे हुई? वेरी इंपॉर्टेंट। एक कुरुसावा नाम के जापानीज पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ सिम्टम्स देखे फुलिश सीडलिंग या बैकने डिसीज़ के, और वो अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग में उनको दिखे। तो उसके वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने उसको ट्रीट किया कुछ स्टेराइल फिल्ट्रेट से जो फंगस जिबर्ला फुजीगोराई के थे, तो वो अच्छे से हो गए, ट्रीट हो गए। इसलिए जिबर्लिन्स नाम का जो क्या बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो इन्वेंट हुआ, ठीक है। याबुटा ने टर्म इन्वेंट किया, ये नहीं भी याद रहा तो आपको चलेगा, बस ये पता होना चाहिए कि कुरुसावा ने कैसे डिस्कवरी की थी, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद में प्रिकर्सर क्या है, इसका प्रिकर्सर है मेवालोनिक एसिड। सिंथेसिस कहाँ होता है, रूट टिप में और डेवलपिंग एम्ब्रियो में। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स स्टडी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। वेरी फर्स्ट इज सीड जर्मिनेशन, जो बार्ले सीड में होता है। ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे हो गए माइलेज हो गए, प्रोटीएजेस होते हैं। मोबिलाइजेशन होता है रिजर्व फूड का। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका यूज़ क्या है, जो GA3 है, जिबर्लिक एसिड 3, जो मोस्ट वाइडली यूज है वो वाला, स्पीड अप करता है माल्टिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये नहीं भी याद रखा तो चलेगा, आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद बोल्टिंग क्या है, बोल्टिंग है जिसमें इंटरनोड का इलोंगेशन होता है प्रायर टू फ्लावरिंग। इसमें ये डायग्राम अगर आप देखो, पहले ये प्लांट ऐसा था, मैंने जैसे ही जिबर्लिन इस पर स्प्रे कर दिया तो ये जो स्टेम पहले इतनी सी थी, ये इलोंगेट होकर इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तो इंटरनोड्स इलोंगेट हो गए, फ्लावरिंग के जस्ट पहले होते हैं, मतलब स्टेम इलोंगेट हो जाती है। और इस प्लांट्स को हम बोलते हैं रोजेट प्लांट। इसमें क्या होता है, इंटरनोडल ग्रोथ अगर रिटार्ड हो गई तो लीव्स जो है एक वॉल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा पॉइंट एज अ होल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबेज, बीट और जिसमें प्लांट्स जिसमें रोजेट हैबिट्स है उनमें बोल्टिंग प्रोसेस होती है। जिबर्लिक एसिड स्टिमुलेट करते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम को। डॉर्फ पी टेस्ट और एक डॉर्फ मेज टेस्ट होती है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, जैसे एप्पल में जो लेंथ, मतलब एप्पल में फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और ग्रेप स्टॉक्स में जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ करते हैं ताकि ग्रेप्स अच्छे हो जाए, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं शुगर केन की, ये भी यही फिनोमिना है। उसमें इंटरनोड इलोंगेट कर देंगे बिकॉज शुगर केन में हम मेनली वही खाते हैं, उसका जो इंटरनोडल पोर्शन होता है वही खाते हैं। तो अगर उसमें उन्होंने वो ग्रो कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो यील्ड बढ़ जाएगी। एंड कितने टर्न्स तक बढ़ती है, अबाउट 20 टर्न्स तक की वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद सेनेसेंस डिले करता है, मतलब बुढ़ापा जल्दी आने नहीं कर देता है, डिले करता है। इफेक्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन है, अर्ली सीड, मतलब अगर आपने जिबलिन मतलब स्प्रे कर दिया तो अगर ओरिजिनली 3 साल बाद सीड आनी होगी, तो अगर जिबलिन स्प्रेड कर दिया तो हो सकता है कि वो 1.5-2 साल में ही सीड आ जाए। उसके बाद फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, ये क्या है, ये आपको शायद उतने अच्छे से नहीं समझेगा बिकॉज लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, ये कॉन्सेप्ट आपके न्यू NCERT से डिलीट हो चुका है, बट आप याद रख सकते हो एक चीज़। और मेल इफेक्ट, जैसा हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था, फीमेल इफेक्ट, ये मेल इफेक्ट करेगा, ये NCERT में नहीं है। सो लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है ये NCERT में दिए हुए नहीं है, तो अगर आप भूल भी गए तो चलेगा। बाकी तो ट्रिक है, ये ट्रिक से आप याद रखोगे तो पूरा इजीली आपको याद हो जाएगा। NCERT के सारे पॉइंट्स है इसमें। गुड स्टूडेंट मालती दास अप्लाइड फॉर BSc इन लाइफ साइंसेज। तो ट्रिक्स के सामने सब कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लो, आपको समझ जाएगा ये, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट या फिर आप अच्छे से नोट करके रखो सारे ट्रिक्स। इसके बाद लेट्स स्टडी साइटोकाइनेंस। अब साइटोकाइनेंस की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सो ये डिस्कवर किया था मिलर एंड स्कूग ने, वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने एज अ काइनेटिन इसको डिस्कवर किया, जो ऑटोक्लेव होता है एक हेरिंग फिश नाम के फिश से, उसके स्पर्म DNA से, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट NCERT पॉइंट है। और मिलर ने इनके क्रिस्टल्स भी बनाए। तो अगर आपको मिलर स्कूग दोनों चॉइस दिया, ऐसा होगा नहीं, बट अगर दोनों दिया तो यू विल चूज मिलर फर्स्ट। उसके बाद F स्कूग ने क्या किया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोबैको स्टेम का कैलस लिया उन्होंने, और इसमें इंटरनोडल सेगमेंट्स जो होते हैं टोबैको स्टेम्स के, उसको कैलस बोलते हैं। तो उन्होंने टोबैको स्टेम का कैलस लिया, उसको प्रोलिफरेट किया, ग्रो किया, बट वो ग्रो होंगे इन एडिशन टू ऑक्सिन्स ओनली। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, साइटोकाइनिन की ही डिस्कवरी है, बट ऑक्सिन के साथ जब हमने ऑक्सिन प्रोवाइड किया तो ये ग्रोथ होंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जब हम ऑक्सिन के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम सप्लीमेंट करते हैं जिसमें हम डालेंगे ऑक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ईस्ट एक्सैक्ट, प्लस DNA या फिर कोकोनट मिल्क, प्लस वेस्क्यूलर टिश्यू, तभी जाकर कैलस बनेगा। मतलब मेन पॉइंट यही मुझे बताना है कि ऑक्सिन इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो बच्चे बोलते हैं साइटोकाइनिन में ऑक्सिन कैसे आया, बट आता है, ऐसे आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिलर ने, मैंने आपको जो बताया क्रिस्टल्स बनाए थे, वो यही है। और उसके बाद में काइनेटिन नाम दे दिया, N6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन को ही काइनेटिन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो काइनेटिन है नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलता है और इसके बहुत ही पावरफुल साइटोकाइनेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन डालेंगे तो डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा में। ये क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आपको बताया ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के लेवल्स का। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स भी होते हैं साइटोकाइनेसिस के ऊपर,
जब जियाटिन नाम के एक सब्सटेंस का डिस्कवरी हो चुका था, उसके बाद में बहुत सारे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस जो थे और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स जो थे जिसका सेल डिवीजन के साथ में प्रमोटिंग एक्टिविटी था, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है, तो इफ़ यू वांट आप एक बार फिर से देख सकते हो। आई विल क्लियर दिस अप जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, चलो इसके बाद फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन जो था वो प्लांट से आइसोलेट हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवर क्या था, लेथम ने, और उसी का नाम जियाटिन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही है। ये किससे मिला था, ये कॉर्न कर्नल से मिला था और कोकोनट मिल्क से मिला था। केमिकल नेचर क्या है, सो मॉडिफाइड फॉर्म है ये एडेनिन का ही, और एक प्यूरिन है ये, डिराइव्ड हुआ था टीआरएनए से। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बस याद रख सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है। उसके बाद सिंथेसिस या साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सो नेचुरल साइटोकाइनेसिस होता है, सिंथेसाइज होते हैं रीजन में जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, जो रूट अपाइसिस में, डेवलिंग शूट, लेटरल बर्ड्स में, यंग फ्रूट्स में वगैरह। नेचुरल फॉर्म क्या है इसका, काइनेटिन है, बट जो काइनेटिन है वो नेचुरली नहीं मिलता है प्लांट्स में। सिंथेटिक फॉर्म क्या है, बीएपी और काइनेटिन। ठीक है, इसके बाद सेल डिवीजन जो है ये स्टिमुलेट करता है जीन्स जो साइक्लिन्स और सीडीके के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में ओवरकम करेगा अपाइकल डोमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये लेटरल बर्ड्स बनाएगा। हमने देखा था ऑक्सिन जो है वो इनहिबिट कर रहा था, ऑक्सिन लेटरल बर्ड्स बनाने नहीं दे रहा था, इसलिए साइटोकाइनिन जो एंटागोनिस्टिक है, मतलब ऑक्सिन का उल्टा काम। एक चीज़ ये आप याद रखोगे, पूछा जाता है कि ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक कौन है, तो साइटोकाइनिन है, क्योंकि वो अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस होने देता है और साइटोकाइनिन उससे ओवरकम कराता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिले करेगा सेनेसेंस, मतलब न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अब डिले सेनेसेंस क्यों होगा, अब आप एक चीज़ सोचो, अगर मतलब लेट्स से कोई इंसान है, ठीक है, उसको अगर अच्छे से खाना मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अच्छे पानी मिल रहा है, तो वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मतलब बहुत जल्दी वो ऐसे वीक हो जाएंगे, ओल्ड जैसे दिखेंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर तो क्या होगा, जैसे कोई प्लांट है, अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हो रहा है बेसिकली, तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें सेनेसेंस, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तो ये वही करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन प्रमोट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए डिले करता है सेनेसेंस। इफेक्ट है शूट ग्रोथ के ऊपर, मतलब प्रोड्यूस करता है न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स के अंदर फिर लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट, ये सब बनते हैं। अबंडेंट है कोकोनट वाटर में, फ्लावरिंग लेमा में, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी भी ट्रिक है, आप पढ़ सकते हो, एक बार नोट कर लो। CM PN मिश्रा दिल्ली से ओडिशा आए ऑन ट्यूसडे। सो ये ट्रिक है इसकी, आप देख लो एक बार। ऑलराइट, इतने फंक्शंस भी याद रहे तो काम हो जाता है हमारा। इसके बाद लेट्स सी समथिंग अबाउट इथिलीन। इथिलीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट वाइडली यूज PGR है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों मोस्ट वाइडली यूज है, क्योंकि ये रेगुलेट करता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। इथिलीन का जो फॉर्मूला है, अब इसके बाद इसके डिस्कवरी और आइसोलेशन कैसे हुआ, सबके डिस्कवरी, सबका आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है। सो H कजिन्स ने इनको डिस्कवर किया और उन्होंने क्या बताया कि एक कोई वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो किस से रिलीज़ होता है, सो वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज़ होता है राइपन्ड ऑरेंजेस से। मतलब अगर पके हुए ऑरेंज हमने रख दिए और अगर हमने क्या बोल सकते हैं, अनपके या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जो बनानास अभी कच्चे हैं, अगर उनके साथ में हमने आप ऑरेंजेस जो पक चुके हैं उनको स्टोर कर दिया, तो जो बनानास है उनकी राइपनिंग प्रोसेस भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जो ऑलरेडी राइपन्ड ऑरेंजेस है वो कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो गैशियस होता है, एंड दैट प्रमोट्स द क्या बोल सकते हैं, राइपनिंग ऑफ मतलब बनानास ऑल्सो। फिर सिंथेसिस या साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, सो पहली बात तो ये गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, अलग अलग प्लांट पार्ट्स में ही बन जाता है, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स वगैरह में बहुत सारे अमाउंट में बनता है। टिश्यूज़ में जो अंडरगो करता है, जिसमें सेनेसेंस यानी बुढ़ापा आने लगता है, जो एजिंग की तरफ जाता है, और राइपनिंग फ्रूट्स में तो बनता ही बनता है। उसके बाद एथेफॉन है, मतलब इथिलीन एक्चुअली गैशियस है, तो गैशियस फॉर्म जो हम स्प्रे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एथेफॉन। सो ये जो इथेफॉन है ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट्स के अंदर ही, और रिलीज़ करता है इथिलीन धीरे धीरे, मतलब हम इथेफॉन स्प्रे करते हैं। आपको पूछा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, तो वो इथिलीन है, बट क्या स्प्रे करते हैं अगर पूछा तो इथेफॉन स्प्रे करते हैं। अब इथेफॉन की प्रॉपर्टीज़ है, एक तो ये हैसन करता है फ्रूट राइपनिंग टोमेटो और एप्पल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है एब्सेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट्स। इसका मतलब जो कॉटन, चेरी, वॉलनट जैसे जो फ्रूट्स, जो चीज़ें होती है उनकी थिनिंग कर देता है, मतलब उनकी वॉल को थिन कर देता है। ठीक है,
इसका प्रीकर्सर मिथियोनिन है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या इफेक्ट किस किस पे होता है। सो पहला है फ्रूट राइपनिंग पे इसका इफेक्ट होता है, जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, हाईली इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में। इसमें ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, उसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं, ठीक है। एनहांस करता है रेस्पिरेटरी रेट राइपनिंग के वक्त, मतलब राइपनिंग जब होती रहेगी तो रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, इस वजह से राइपनिंग बहुत जल्दी हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स दिए हुए टोमेटो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ऑल। इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन बनाना, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रूट राइपनिंग नहीं कर रहा है, वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है। मोस्ट वाइडली यूज हमने पहले बताया, इथेफॉन स्प्रे करते हैं, वो रिलीज करता है इथिलीन धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद एब्सेशन कराएगा, सेनेसेंस कराएगा, ये दोनों फंक्शंस इसके एब्सिसिक एसिड जैसे ही है। इथेफॉन एक्सेलरेट करता है एब्सेशन, ऑलरेडी देखा हमने। और इफेक्ट है रूट्स पे भी, और इफेक्ट जो रूट्स पे है वो ऑक्सिन जैसा है, मैंने बताया था कि लेटरल रूट बनाएगा, एडवेंटिशियस रूट्स बनाएगा, अगर हम कोई कटिंग या रूट हेयर फॉर्मेशन भी कर सकता है, और उनके एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है प्लांट्स का वो भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये और पॉइंट्स देखते हैं कुछ। फ्लावरिंग पे इफेक्ट है इसका, ये भी ऑक्सिन जैसा पॉइंट है, इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइज करेगा फ्रूट सेट पाइनएप्पल में। फ्लावरिंग इनिशिएट करेगा मैंगो में, ये याद होने चाहिए किस में क्या कर रहा है, और फीमेल फ्लावर्स बनाएगा कुकुम्बर में। ट्रिपल रिस्पॉन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाएगा ट्रिपल रिस्पॉन्स किसका है, तो इथिलीन क्या है ये ट्रिपल रिस्पॉन्स। एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है सीडलिंग की, सेकेंड पॉइंट इज एक्सिस का स्वेलिंग जो है वो भी यही करेगा। थर्ड पॉइंट अपाइकल हुक फॉर्मेशन डाइकॉट्स में जो होता है वो यही करता है। उसके बाद इसका इफेक्ट है लीफ पे और शूट ग्रोथ पे ऊपर, और ये जिबर्लिक एसिड जैसा फंक्शन है, मतलब इथिलीन के कुछ फंक्शंस ऑक्सिन जैसे है, कुछ जिबर्लिक एसिड जैसे है, मतलब जो इंटरनोड का इलॉन्गेशन हमने देखा था बहुत जल्दी करता है, बट स्पेसिफिकली इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्प करता है लीव्स या अपर पार्ट्स ऑफ द शूट को पानी के ऊपर रहने में। उसके बाद डॉर्मेंसी लाता है, ये जिबर्लिक एसिड जैसा फंक्शन है, मतलब सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। जर्मिनेशन करेगा पीनट सीड्स में, और स्प्राउटिंग करेगा पोटैटो ट्यूबर्स में। फिर इसकी ट्रिक है, आप देख सकते हो, देखो एक बार। त्रिशा सैट एंड एडेड सम राइप पोटैटो एंड पीनट बटर ऑन ब्रेड। सो ये आप एग्जाम्पल्स इसके सब कुछ याद कर सकते हो, और जो ये ट्रिक में नहीं आ रहे थे बट मैंने आपको ऊपर बताए थे वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के ट्रिक्स में आई हैव इंक्लूडेड ओनली एनसीईआरटी की चीज़ें, ऑल राइट। नेक्स्ट लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट एब्सिसिक एसिड। इसकी डिस्कवरी मिड 1960s में हुई थी। 3 एकदम इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने करी, उन्होंने प्यूरिफिकेशन किया और केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, और उन्होंने बोला ये 3 इनिबिटर्स है, इनिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, बट इन तीनों के फंक्शंस एब्सिसिक एसिड जैसे ही थे, इसलिए बाद में इसका नाम एब्सिसिक एसिड रख दिया। माइल्ड एसिडिक है ये, वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स होता है इसका प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। डिस्कवर किया था, क्यों डिस्कवर हुआ था, क्योंकि इसका रोल होता है एब्सिशन में और डॉर्मेंसी में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अकर कहाँ पर होता है, तो डॉर्मेंट सीड्स और बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। फिर ये एक्ट करता है एज ए जनरल प्लांट इनहिबिटर, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो वैसी होती है। प्रीकर्सर वाइलोजैंथिन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट बेस्ड इसका फॉर्मेशन होता है। एब्सिसिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है इसके। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ प्रमोट करता है, इसलिए मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ही एब्सेशन पे इफेक्ट है इसका। इफेक्ट है सीड जर्मिनेशन पे, जो ये इनहिबिट करता है। जिबर्लिन मीडिएटेड जो अमाइलेज बनता है, जो सीड जर्मिनेशन होगी मैंने बताया था, उसको ये इनहिबिट करेगा। सीड और बर्ड डॉर्मेंसी करता है, इसलिए इसी को डॉर्मिन बोलते हैं। बर्ड्स और सीड्स जो है वो स्प्राउट होंगे जब एब्सिसिक एसिड ओवरकम होगा बाय जिबर्लिन्स, मतलब अगर क्या बोल सकते हैं, अगर जिबर्लिन्स का अमाउंट ज़्यादा हुआ तभी बर्ड्स और सीड्स जो है वो स्प्राउट होंगे, ग्रो करेंगे, बड़े होंगे। फिर क्लोजर ऑफ स्टोमेटो है एक, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, मतलब जब पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पोटेशियम मैलेट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। और इसी को एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है, तो एब्सिसिक एसिड है। स्ट्रेस हार्मोन क्या है, एब्सिसिक एसिड है। जिबर्लिक एसिड का एंटागोनिस्टिक क्या है, एब्सिसिक एसिड है, इसलिए एंटी जिबर्लिक एसिड बोलते हैं। फ्लावरिंग करेगा, SGP शॉर्ट डे प्लांट्स, जैसे हमने लॉन्ग डे प्लांट्स का पढ़ा था ऑक्सिन के बारे में, सॉरी नॉट ऑक्सिन, वो जिबर्लिन था। सो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करेगा एब्सिसिक एसिड। फिर पार्थेनोकार्पी करेगा रोज में, फॉर्मेशन होगा रूट्स में,
सॉरी फॉर्मेशन होगा रूट्स का आईवी में, एंड कैम्बियल एक्टिविटी प्लांट्स में डिक्रीज करता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 6 पॉइंट तक के इंपॉर्टेंट है। फिर ये ट्रिक देख लो आप, प्लीज सी अ बीडीएस स्टूडेंट क्लोज द रिजर्वॉयर। ये इसकी सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स है, आप नोट कर लो एक बार। ऑल राइट, इसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री या सिनर्जिस्टिक एक्शंस होते हैं जो हमने देखा, ये कई बार पूछे जाते हैं आपको डायरेक्टली, से मैंने इसको नोट कर दिया एक साथ। सेल डिवीजन में जिसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सेम, दोनों भी चीज़ें सेल डिवीजन में हेल्प करेंगी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। दोनों चीज़ें एब्सिशन में हेल्प करेंगी, इथिलीन एब्सिसिक एसिड। एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टे फंक्शंस, एक अगर प्रमोट करना है दूसरा इनहिबिट करेगा। जैसे डॉर्मेंसी जो है एब्सिसिक एसिड इंड्यूस करता है मतलब प्रमोट करता है, जिबर्लिक एसिड इनहिबिट करता है। अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सिन्स जो है वो प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनिन्स इनहिबिट करते हैं। सेनेसेंस जो बुढ़ापा है, ऑक्सिन प्रिवेंट करता है, एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करता है। ऑल राइट, फिर फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट जो है प्लांट का, वो एक या एक से ज़्यादा पीजीआर पे, उसके रोल्स पे डिपेंड करता है। ये रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंटागोनिस्टिक दोनों हो सकते हैं जो मैंने बताया, इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स होते हैं प्लांट्स में जहाँ पे मोर देन वन पीजीआर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डॉर्मेंसी, एब्सिशन, सेनेसेंस, अपाइकल डोमिनेंस हमने ऑलरेडी देखा। फिर रोल ऑफ पीजीआर, उनका मतलब सिर्फ एक ही काइंड का, सिर्फ इंट्रिंसिक कंट्रोल पे रोल है। तो जीनोमिक कंट्रोल के साथ साथ जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो भी प्लांट ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट में कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं पीजीआर के द्वारा। और कुछ इवेंट्स जैसे वर्नलाइजेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डोमिनेंसी हो गया, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स, इन सब को भी वो कंट्रोल करते हैं। इसके आगे का जो चैप्टर था वो ऑलरेडी कट हो चुका है सिलेबस में, इसलिए आई डिड नॉट टीच दैट। अगर कुछ और आता है आगे सिलेबस के ऊपर तो आई श्योरली कवर दैट ऑल्सो। आई होप आपको ये इतना चैप्टर समझ गया होगा। That wraps up our revision session for today. I hope this video helped reinforce your understanding of this crucial biology chapter. Don't forget to like, share and subscribe for more revision videos and tips. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated and all the best. See you in the next video.